निखिल जी, आप मुझे एक बात बताइए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या ये बात सही है? देखिए राजीव जी, ये जो कथन है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, पहले तो इस कथन को समझिए और ये समझिए कि ये कथन का संदर्भ कहाँ से निकल के आता है। ये जो कथन है ये किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है। लेकिन वो बात ही मैं बताऊँ उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इस तरह के जो स्लोगन्स लोगों के अंदर निकल के आते हैं, तो लोग इन स्लोगन से क्या मतलब ले जाते हैं। इन स्लोगन्स की वजह से जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता। ये बात को समझने की ज़रूरत है। ये जो एक स्लोगन है ये राजनीति के गलियारों से निकला। और राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति के अंदर जो हमारे देश में ब्रिटिश लोग जो सिस्टम करके गए, उसमें उन्होंने सिस्टम में क्या किया। अब मैं राजनीति बात करूंगा, बाद में दूसरी बात करूंगा। तो राजनीति में क्या किया कि इतने वोट होने चाहिए, ज़्यादा वोट होंगे तो एक सीट जीती जाएगी। साथ ही अगर ज़्यादा सीटें होंगी संसद में तो ही आप सरकार बनाओगे। लेकिन अब होता क्या है, होता ये है कि जब इलेक्शन होता है लगभग 30% लोग तो वोट डाल नहीं पाते, आप वोट डालने नहीं जाते। 60% लोग वोट डालते हैं। उसमें कई पार्टियां होती हैं और जीतने वाली पार्टी को उनका लगभग आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा वोटिंग ही मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि राजनीति में तो ये बात सीधी यही खारिज हो जाती है कि जिसकी जितनी संख्या, क्योंकि संख्या अगर नंबर हम देश के नागरिकों के हिसाब से देखें तो वो संख्या बल देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है जो हमारा पार्लियामेंट में आता है। अब दूसरी बात ये कि हमारी पार्लियामेंट में एक और सिस्टम है कि 2 सीटें हमने एंग्लो इंडियंस को दी हैं। तो उनकी तो कोई संख्या नहीं है लेकिन फिर भी हमने उनको 2 सीटें दी है। तो यहाँ भी ये बात खारिज हो जाती है राजनीति में कि कोई संख्या बल जैसी कोई चीज़ है। तीसरी बात हम ये देखते हैं राजनीति में कि जो भी दल सत्ता में आते हैं या विपक्ष में आते हैं, ये दोनों दल खाली संख्याओं के बलबूते पे तो सरकार नहीं बनाते। ये पूंजीपतियों के बहुत बड़े जो धन का हिस्सा होता है, वो धन जो पूंजीपतियों से लेते हैं और वापस घुमा फिरा के ये पूंजीपतियों की तिजोरियों में दे देते हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो इन्फ्लुएंस वो प्रभाव जो है वो तो पूंजी का प्रभाव है। अगली बात ये है कि जितने अगर मान लो इलेक्शन में अब 30 से 35% लोगों की वोटिंग पड़ रही है टोटल वोटर्स में से, जो संख्या के आधार पे तो है ही नहीं ज़्यादा। दूसरा कि उनमें से कितने ऐसे लोग होते हैं जो बौद्धिक होते हैं, जिनको जो आपस में संवाद होता है, राजनीति पे चर्चा होती है। आज राजनीति पे चर्चा बिल्कुल ये बन के रह गई है कि जो टीवी बोलेगा, जो चैनल्स बोलेंगे, वही राजनीतिक चर्चा है। जो उन चैनल्स पे 4 से 6 लोग बैठ जाते हैं वही राजनीतिक चर्चा है। आज तो बहुत बुरा हाल है कि सब लोग मोबाइल फोन्स के ऊपर है, बस वो सुन लेते हैं और अपनी धारणा बना लेते हैं। लोग आपस में मिल ही नहीं रहे। आपस में इवन जो पार्टियां, पहले एक पार्टियों का कार्यक्रम होता था, पार्टियों से लोग जुड़ते थे, पंचायतें होती थी, पंचायतों से लोग आते थे, बैठते थे, सामाजिक कार्यक्रम होते थे। अभी कोई कार्यक्रम ही नहीं हो रहे सामाजिक कार्यक्रम। 30 त्योहार होते थे, उसमें लोग आते थे, बैठते थे, बात करते थे, चर्चा होती थी, संवाद होता था। आज वो सब छोड़िए, कोई एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के घर में नहीं जा रहा। तो राजनीतिक चर्चा तो कहाँ से होगी, संवाद है नहीं। और जो सरकार है, जब हम सरकार बनाते हैं तो उस पर मैंने एक कोटेशन बनाई अपनी। यू मे नॉट फॉलो या यू माइट नॉट फॉलो पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स विल फॉलो यू। कि आप राजनीति को का पीछा मत करो, मतलब आप राजनीति पे मत जाओ। और जो अक्सर आज के युवा कहते हैं हम राजनीति को नहीं करते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब इतना परेशान हो जाता हूँ, इतना दुखी हो जाता हूँ जब लोग ये कहते हैं। तो इसलिए मैंने उनको समझाने के लिए बोला, यू माइट नॉट फॉलो पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स विल फॉलो यू। कि आप राजनीति को फॉलो मत करो लेकिन राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि राजनीति जन्म से लेकर मृत्यु तक और आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी शिक्षा, आपका रोजगार, आप क्या कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, कैसा पर्यावरण मिलेगा, कैसा आपको न्याय मिलेगा, ये सब बातें राजनीति से ही निकलती हैं। तो राजनीति आपको फॉलो करेगी। आप भैया कहते रहो, अरे मेरे को राजनीतिक चर्चा में नहीं जाता, मैं राजनीति
नहीं मानता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, ये सब कहने से कोई राजनीति आपका पीछा करना नहीं छोड़ेगी। तो लोगों के अंदर ये है ही नहीं कि वो आपस में संवाद करें। तो कैसा, किसकी संख्या भारी है? ये जो भारी संख्या कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नहीं है, ये मूर्खों की भारी संख्या, राजनीतिक रूप से अशिक्षित लोगों की भारी संख्या, वे लोग जो आसानी से एक ढांचे में, किसी पार्टी के धर्म के ढांचे में परिवर्तित हो जाते हैं, उन असभ्य लोगों की भारी संख्या। मैं उन्हें असभ्य इसलिए कह रहा हूँ, वह सभ्य है इसलिए नहीं। सभ्यता ये कहती है, सभ्यता का विकास कैसे हुआ? सभ्यता का विकास हो बौद्धिकता से। बौद्धिकता शून्यता है, बौद्धिकता शून्य है। सभ्यता का विकास हुआ आपसी संपर्क से, आपसी संपर्क शून्यता है। तो असभ्यता, ये असभ्यता का पुनर्जागरण है। दोबारा से असभ्यता को जगाया जा रहा है जब हम कहते हैं कि जितनी संख्या भारी। अब इसका एक और मैं दूसरे पक्ष का बताता हूँ। राजनीति के अंदर ये जो जातिगत बात है, तो हम देखते हैं कि जिन जातियों की संख्या ज़्यादा है उनके नेता ऐसी बात बोलते हैं और वो अपनी संख्या के आधार पे सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार के साथ बैठते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उन्हीं की जाति में आप ये बताइए कि कोई एक ऐसी जाति, चाहे भारत की हो, कोई भी जाति हो, चाहे अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, बीच की जाति हो, आदिवासी जाति हो, दलित जाति हो, कोई एक मेरे को ऐसी जाति बता दीजिए जहाँ पे 90% लोग आज अच्छे तरह से आर्थिक स्थिति में हो, अच्छी तरह से एजुकेटेड हो, और जो पूंजीवादी व्यवस्था, मशीनी व्यवस्था, उत्पादन की व्यवस्था में 90% लोगों का किसी को एक जाति है जिसकी भागीदारी और हिस्सेदारी सही से हो सकती है। तो ऐसी जो जातियां ऐसे अपनी संख्या को देखकर बोलती हैं, तो वो बताया तो सही उन्होंने कितने % लोगों को सही किया। दूसरा, इस तरह के स्लोगन खास करके जो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी या एसटी जाति में से निकल के आते हैं। तो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ शेड्यूल ट्राइब का। भील जनजाति है, भारत की शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन में उनकी लगभग 33 या 37%, ये तो पुरानी जनगणना है, अगर नहीं होगी तो मान लीजिए 40% उनकी आबादी है। 40% शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। तो क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि उनके 40% लोगों को, जो शेड्यूल ट्राइब का जो कोटा निकलता है उसमें वो 40% लोग गए हों? दिल्ली का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली के अंदर लगभग 40 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट की। कभी किसी को पता भी है कि वो 40 जातियाँ कौन सी है? एक जाति, दो जाति के लोग जिनकी ज़्यादा नंबर होते हैं, संख्या होती है, वो ये स्लोगन दे देते हैं। और जो उन्होंने कभी कोशिश करी किसी ने कि भाई वो जातियों की एक्चुअली उनके पास कोई डाटा है? उनको 40 जातियों के नाम भी नहीं पता होंगे, मुझे भी नहीं पता। मैंने भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट देखी तो वहाँ पे वो 40 जातियाँ निकल के आती है। एक डेमोग्राफी भी है इनके पास, कौन सी जाति वाले कहाँ रहते हैं, उनमें कितनी एजुकेशन है, कितना उनके पास जो है ना मकान है, कितने काम धंधे हैं, कितने लोग नौकरियों में। कुछ डाटा है इनके पास, किसी के पास, जो खाली स्लोगन देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी। अब मैं एक अलग पक्ष पे आता हूँ। ये तीसरा पक्ष है, यह है नौकरियों का पक्ष। जिसकी जितनी जितनी ज़्यादा संख्या भारी, उसके पास उतनी नौकरियां नहीं आनी। नौकरियां पूंजीवादी व्यवस्था में मशीनीकरण की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि सारा उत्पादन का काम, श्रम का काम तो मशीनी ले जाती है। तो आप संख्या भारी, तो वो जो पूंजीपति को फायदा होता है। जहाँ पर उसको जिस काम के लिए 1 लाख रुपए देना है, वो आपको 10-15 हज़ार की नौकरी दे के टलका रहा है। तो संख्या का क्या चार्ट डालोगे इस संख्या का? ये बात बताओ। संख्या की महत्वता तब होगी जब उत्पादन, मशीनीकरण, डिजिटलाइजेशन, और अब तो एआई आ रहा है, इन सब से नहीं होगा। संख्या की तब इम्पोर्टेंस होगी जब आपका जो निर्माण है वो हाथों से होगा, जब आपके हाथों में कौशल आएगा, आपके दिमाग में कौशल आएगा। मशीनी व्यवस्था में आपके पास कोई कौशल ही नहीं है, क्या कर लोगे उस संख्या का? तो वो संख्या भारी तो और प्रॉब्लमेटिक हो रही है। वो तो आप सिर्फ मजदूर बन रहे हो, लेबर बन रहे हो। लेबर में भी पहले तो आपका कौशल था, कौशल खत्म हो गया। कौशल के बाद आप मजदूर बने, मजदूर के बाद आप बेरोजगार बने। अब बेरोजगार के बाद आप बचेगा क्या आपके पास? आप फकीर बनोगे, संत बनोगे, साधु बनोगे, या फिर आप जल्दी मौत मरोगे?